नमस्कार। हमारी इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज मैं एक शाही महल के इतिहासकार के तौर पर आपको एक बेहद ही जीवंत सफर पर ले जाने वाला हूं। हम उन शानदार लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को मिलकर उजागर करेंगे, जिसे पूरी दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें सदियों पीछे ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहा जाता है कि वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर कहानीकार है, और ये बात लाल किले पर बिल्कुल सटीक बैठती है। असल में अंग्रेजों ने इसकी लाल दीवारों को देखकर ही इसे रेड फोर्ट या लाल किला बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इसका असली नाम था किला मुबारक, यानी एक बेहद भाग्यशाली किला। आइए इसी भाग्यशाली किले की दास्तान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। खंड 1, पत्थरों में बसा ख्वाब। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1630 के दशक में। उस वक्त मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी, लेकिन बादशाह शाहजहां आगरा की उस बेतहाशा भीड़ और झुलसा देने वाली गर्मी से एकदम ऊब चुके थे। उन्हें एक नई जगह की तलाश थी, और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी एक बिल्कुल नई शानदार राजधानी बसाएंगे, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। अब जरा सोचिए, एक इतिहासकार की नज़र से ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि नदी के किनारे बने इस विशाल किले को पूरी तरह तैयार होने में पूरे 10 साल लग गए। और इसे डिज़ाइन किसने किया था? उसी उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जिन्होंने ताजमहल का नक्शा बनाया था। जब 1648 में ये किला बनकर तैयार हुआ, तब शाहजहां दिल्ली में नहीं बल्कि काबुल में थे। और यकीन मानिए, खबर मिलते ही वो इतनी जल्दी में वहां से निकले कि बस किसी तरह अपने इस सपनों के महल को देख सके। और ये बात इस घटना को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। लाहौरी दरवाजे के ठीक सामने एक घुमावदार दीवार है। इसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने किले की सुरक्षा के लिए बनवाया था। उस समय शाहजहां आगरा की कैद में थे। वहां से उन्होंने अपने बेटे को जो खत लिखा, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने बेहद भारी मन से लिखा कि बेटे, तुमने ये दीवार खड़ी करके किले को महफूज नहीं किया है, बल्कि तुमने इस किले रूपी दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। अब इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। जिस घूंघट वाली दीवार को एक मुगल बादशाह ने अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए बनवाया था, उसी सुरक्षा दीवार की प्राचीर पर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार हमारे देश का तिरंगा फहराया था। मतलब इतिहास किस तरह से करवट लेता है, ये उसका एकदम जीता जागता उदाहरण है। खंड 2, शाही किले में प्रवेश। चलिए अब लाहौरी दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, जो सबसे पहली जगह आती है वो है छत्ता चौक, जिसे मीना बाजार भी कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, 350 साल पुराना एक पूरी तरह से ढका हुआ बाजार, जहां कभी अरब, फारस और तुर्की से व्यापारी खास रेशम, कीमती रत्न और इत्र लेकर शाही परिवार की औरतों के लिए आते थे। ये मुगलों की सच में एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। छत्ता बाजार की रंगीनियों से निकलते ही हमारा सामना नौबत खाना से होता है। जरा सोचकर देखिए, दिन में 5 बार यहाँ से नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज पूरी दिल्ली में सुनाई देती थी। ये बस वक्त का या बादशाह के आने का ऐलान नहीं था, बल्कि ये मुगलों के रुतबे की आवाज़ थी। लेकिन इस जगह का एक बहुत ही खौफनाक इतिहास भी है। बाद के सालों में इसी नौबत खाने की दहलीज पर जहांदार शाह और फर्रुखसियर जैसे बादशाहों का बड़ी बेरहमी से कत्ल भी किया गया था। उसी खूनी और संगीतमय नौबत खाने को पार करके हम पहुंचते हैं दीवाने आम में। लाल बलुआ पत्थर से बने इस विशाल दरबार में एक आम इंसान भी अपनी फरियाद लेकर सीधे बादशाह तक पहुंच सकता था। बादशाह ऊपर अपने ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर बैठते थे, जिसे नशेमने ज़िल्ले इलाही कहा जाता था, यानी ईश्वर की परछाई का निवास। और उनके नीचे चबूतरे से वजीर आजम आम लोगों की अर्जियां जोर जोर से पढ़कर सुनाते थे। सत्ता और आम जनता के बीच ये एक सीधा कनेक्शन था। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है सिंहासन के ठीक पीछे काले संगमरमर की दीवार। इस पर परचिनकारी की इतनी कमाल की कलाकारी की गई है कि आप बस देखते रह जाएंगे। रंग बिरंगी कीमती पत्थरों को तराशकर इतनी सजीव चित्रकारी की गई थी कि लगता है जैसे पक्षी और फूल बस अभी बाहर निकल आएंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि इसमें एक यूनानी देवता की आकृतियां भी उकेरी गई थी, जो किसी विदेशी कलाकार का काम था।
खंड 3 दुनिया के दरबार। अब हम किले के उन हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, और यहां वास्तुकला में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लाल पत्थर की जगह अब एकदम सफेद चमकता हुआ संगमरमर ले लेता है। हम आ गए हैं दीवाने खास में। ये मुगलों का सबसे महफूज और प्राइवेट इलाका था, जहां बस खास मंत्री, रणनीतिकार और विदेशी मेहमान ही आ सकते थे। इस जगह की दौलत का अंदाजा लगाना भी शायद हमारे लिए मुश्किल है। जरा सोचिए, ठोस चांदी की छतें, सोने का पानी चढ़ी दीवारें और हर तरफ जड़े हुए असली माणिक, नीलम और पन्ना। और इसके बिल्कुल बीचों बीच रखा था दुनिया का सबसे आलीशान तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। करोड़ों रुपयों की लागत वाले इस सिंहासन में ही मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा गुरूर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा कोई गुरूर नहीं जो टूटता नहीं। 1739 में ईरान के नादिर शाह ने मुगलों की सारी शानो शौकत को मिट्टी में मिला दिया। उसने दिल्ली में इतना भयंकर कत्लेआम मचाया कि यमुना का पानी सचमुच लाल हो गया था। वो दीवाने खास को पूरी तरह लूटकर तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया, जहां बाद में उस ऐतिहासिक मयूर सिंहासन को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस भयंकर लूटपाट के बाद भी अगर हम आज वहां जाएंगे तो दीवाने खास के मेहराबों पर महान सूफी संत अमीर खुसरो की वो मशहूर फारसी पंक्तियां आपको दिख जाएंगी। अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त ओ हमी अस्त। यानी अगर इस धरती पर कहीं जन्नत है तो वो बस यही है। हाँ, चांदी की छतें अब नहीं रहीं, लेकिन उन सफ़ेद संगमरमर के मेहराबों के बीच खड़े होकर आज भी उस खोई हुई जन्नत का एक एहसास जरूर होता है। खंड 4 जन्नत और निजी महल। चलिए अब इस जन्नत के सबसे प्राइवेट हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, इस्लामिक वास्तुकला बिना बहते पानी के अधूरी मानी जाती है, इसलिए शाहजहां ने नहर-ए-बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर बनवाई थी। ये यमुना के पानी को लाल किले के महलों के अंदर से गुजारने का एक शानदार सिस्टम था। आप इसे उस दौर का एक बेहतरीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम कह सकते हैं, जो महलों को ठंडा भी रखता था और खुशबूदार भी। इन्हीं महलों के पास खास महल था, जो बादशाह का अपना पर्सनल 3 हिस्सों वाला निवास था। इबादत के लिए तस्बीह खाना, सोने के लिए ख्वाबगाह और आराम के लिए बैठक। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प राज छिपा है। किले के पिछले हिस्से में एक खुफिया यमुना दरवाज़ा भी था। अगर बादशाह को बिना भीड़ भाड़ के आगरा या लाहौर जाना होता तो वो सीधे इसी दरवाजे से अपनी शाही नाव में बैठते, जो सलीमगढ़ किले को पार करते हुए सीधे निकल जाती थी। अब हम हयात बख्श बाग पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब है जिंदगी देने वाला बाग। यहाँ 2 बेहद खूबसूरत मंडप आमने सामने बने हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। फारसी बोलने वाले मुगलों ने इन मंडपों का नाम एकदम शुद्ध हिंदी में सावन और भादो क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि मुगलों को बारिश से बेइंतहा मोहब्बत थी। जब नहर का पानी इन मंडपों की छतों से गिरता था तो वो बिल्कुल सावन भादो की मूसलाधार बारिश जैसा लगता था। बिना असली बारिश के भी वो यहाँ कृत्रिम बारिश का मजा लेते थे। खंड 5 तबाही का दौर। लेकिन महलों और बगीचों की ये जादुई दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। 1857 की बगावत के बाद लाल किले की पूरी तकदीर ही बदल गई। जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने सिर्फ इसे जीता नहीं, बल्कि बदले की आग में इसकी मुगल रूह को, इसकी वास्तुकला को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंग्रेज सेना ने लाल किले के अंदर मौजूद उन शाही महलों और बागीचों का लगभग 80% हिस्सा जमींदोज कर दिया। जी हाँ, 80%। ये आंकड़ा सुन के ही सिहरन होती है। ये दिखाता है कि जब सत्ता बदलती है तो वो कितनी बेरहमी से पुराने इतिहास और वास्तुकला को मिटा देने पर आमादा हो जाती है। आप इस बदलाव के अंतर को ऐसे समझिए। एक तरफ था रंग महल, जहां कभी इत्र की खुशबू आती थी और तारों जैसे शीशे झिलमिलाते थे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने उसके सारे कीमती पत्थर नोच लिए और उसे सेना की एक काली, धुएं से भरी रसोई में बदल दिया। इतना ही नहीं, खूबसूरत मेहताब बाग को उजाड़कर वहां एकदम नीरस लाल ईंटों की फौज की बैरकें बना दी और मुमताज महल को एक खौफनाक जेल में तब्दील कर दिया। कला का ये पतन चीख चीख कर उस दौर की गवाही देता है। खंड 6 आखिरी बादशाह की विदाई। हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं।
हम हयात बख्श बाग के पास पानी के बीचों बीच बनी एक छोटी सी लाल इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे जफर महल कहते हैं। इसे 1842 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और जानते हैं, ये मुगलों के पूरे इतिहास में किसी भी बादशाह द्वारा बनवाई गई बिल्कुल आखिरी इमारत थी। इसके बाद उनका वो महान साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया। इसके बाद लाल किले ने शायद अपना सबसे दर्दनाक दिन देखा। जिस दीवाने खास में कभी शाहजहां और औरंगजेब दुनिया भर के राजाओं से मिलते थे, उसी दीवाने खास में 82 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने एक मुजरिम की तरह खड़ा किया और उन पर देशद्रोही होने का मुकदमा चलाया। एक महल के इतिहासकार के तौर पर यह सोचना भी दिल तोड़ने वाला है कि कैसे उस धड़कते हुए दिल को हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। सजा के तौर पर जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहां एक अनजान देश की सीलन भरी जेल में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उन्होंने अपनी प्यारी दिल्ली को याद करते हुए वो अमर पंक्तियां लिखीं, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली को यार में। एक बादशाह का अपने ही वतन अपनी ही जमीन से इस तरह हमेशा के लिए जुदा हो जाना वाकई दिल दहला देने वाला है। साल 2007 में इस ऐतिहासिक सफर के गवाह रहे लाल किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। आज जब हम इसकी प्राचीर पर फक्र से अपना तिरंगा लहराते देखते हैं तो इसकी खामोश दीवारें हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती हैं। सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य उठते हैं और फिर खाक में मिल जाते हैं, लेकिन इस दुनिया का एकमात्र सच्चा और सबसे बड़ा बादशाह सिर्फ और सिर्फ वक्त है। तो जाते जाते ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। आज जो इमारतें हम बड़े गुरूर से बना रहे हैं, कल वक्त उनके बारे में आखिर क्या कहानी सुनाएगा? हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।